हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। थोड़ा सा गला खराब है तो आज हम सीएमए फाइनल लॉ के पेपर का रिव्यू करने जा रहे हैं कि पेपर आप लोगों का कैसा था, और मैं जितने एमसीक्यूज हैं उसके आंसर बता दूंगा आप लोगों को कि क्या एमसीक्यू के आंसर होने चाहिए थे। मेरे हिसाब से एक दो आंसर मिसमैच हो सकते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आपको पता भगवान जाने कैसे होते हैं, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से आंसर क्या होने चाहिए थे मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा और कुछ चीजें मैच भी करवा दूंगा। मतलब अराउंड मेरे को एक या दो में डाउट है कि इंस्टीट्यूट का आंसर कुछ अलग हो सकता है, लेकिन बाकी ओवरऑल भी ठीक है। बाकी प्लस दूसरी चीज ये कि ओवरऑल पेपर कैसा था, तो मेरे हिसाब से मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी था ना मुश्किल था, ठीक ठाक था। मतलब एक नॉर्मल बच्चे इसने पढ़ाई कर रखी है उसको आता होगा पेपर। 100% पेपर हमारी बुक से था। जो बच्चे हमारे से गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लास पढ़े हैं, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। एक एक अक्षर बुक का कराया हुआ था, एक एक अक्षर क्लास में कराया हुआ था। चलो आंसर के बारे में अगर मैं बात करूं पेपर के बारे में, तो सबसे पहले आपकी एक केस स्टडी थी ऑडिटर को लेकर, और उसमें पहला क्वेश्चन था कि ऑडिटर ने कंपनी से रिजाइन करा, और जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसको एडीडी 3 फाइल करना होता है 30 डेज में, और उसने वो फाइल नहीं करा तो उसको पेनल्टी कितनी देनी होगी आपसे ये पूछा है। तो जो इसका आंसर ए है यही है। तो 50,000 रुपए की पेनल्टी होती है जो फिक्स होती है। उसके बाद 500 रुपए पर डे लगती रहती है जब तक आप एडीडी 3 फाइल नहीं करते, और लास्ट जाती है 2 लाख तक। तो इसका आंसर होगा ए। ये हमारी बुक के अंदर अगर आप देखो ये रहा रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर टॉपिक। ये पेनल्टी बुक में डली हुई थी हमारी। ही और इट शेल बी लायबल टू पेनल्टी 50,000, और इसके अलावा रोज का कितना लगेगा कॉन्टिन्यूइंग फेलियर में 500 रुपए रोज, और मैक्सिमम कितना 2 लाख तक। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट, जो न्यू ऑडिटर आया है कह रहा है अब जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर चला गया उसकी जगह जो नया ऑडिटर आया है उसने उस कंपनी से 2 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है। क्या वो ऑडिटर बन सकता है? आंसर इज यस, बन सकता है। 5 लाख तक का कर्जा अगर ले रखा है, 5 लाख की लिमिट होती है। अगर 5 लाख तक का है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर जो पहला आंसर लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ इंडेटनेस 5 लाख, सो ही कैन कंटिन्यू, तो इसका आंसर भी ए ही होगा। यस, अलाउड है। ये खत्म होने के बाद इसका आंसर भी है, तो फर्स्ट का भी ए, सेकंड का भी ए। थर्ड पे आते हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट एट जनरल मीटिंग द ऑडिटर वाज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन फ्रॉड अमाउंटिंग टू 1.5 करोड़ एंड जीएसटी अथॉरिटी चार्ज हिम, कैन ही कंटिन्यू एज ऑडिटर। अब इसमें पता है क्या है थर्ड पॉइंट में, कि ऑडिटर जब कंपनी में ऑडिटर था तो वो पकड़ा, जो नया ऑडिटर आया वो पकड़ा गया कंपनी में फ्रॉड करता हुआ, और उसके ऊपर आरोप लगा, उसको चार्ज कर लिया गया कि उसने 1.5 करोड़ का फ्रॉड करा है। अभी वो ऑडिटर प्रूव हो सकता है। सर इसमें अगर आप समझने वाली चीज पता है क्या है, पहला पॉइंट है ही कांट कंटिन्यू एज ऑडिटर। सर इसका आंसर ये नहीं होगा। अभी तक वो फ्रॉड जो है उसको चार्ज करा है, फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ, यहां पे लिखा फ्रॉड वाज फाउंड टू बी इन्वॉल्वड इन फ्रॉड, पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक उसको अथॉरिटी ने सजा नहीं दी है। तो इसके अंदर यहां पे लिखा ना, ही कांट कंटिन्यू एज ऑडिटर। वो ऑडिटर तब नहीं बन सकता था अगर वो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, अगर फ्रॉड चार्ज करने के बाद अथॉरिटी ने उसको प्रॉपर सजा दे दी होती। ही कांट कंटिन्यू एज ऑडिटर, ही कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर अनलेस कन्विक्टेड बाय कोर्ट। ही कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर अनलेस डिबार्ड बाय नफरा। ही कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। इसका आंसर होना चाहिए बी। ही कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर अनलेस कन्विक्टेड बाय कोर्ट, और इसका आंसर सी भी हो सकता है, अनलेस डिबार्ड बाय नफरा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इसमें बी और सी में दिक्कत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, इसमें यहां पे ये नहीं बताया कि कंपनी कितनी बड़ी थी। जो बड़ी कंपनीज है उनके ऊपर एक्शन नफरा लेता है, जो छोटी कंपनी है उनके ऊपर एक्शन एनसीएलटी लेता है, और बेसिकली कोर्ट के अंदर वो फिर प्रूव होता है। अब यहां पे इन लोगों ने एनसीएलटी और जनरली कोर्ट को ये लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। इसका आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जब तक प्रूव नहीं होता। ए और डी तो नहीं है, तो इसके आंसर पे इंस्टीट्यूट का डाउट है कि क्या करेगा। फिर नीचे आता है, मिस्टर परिमल हैज नॉट कंप्लीटेड ऑडिट एंड नॉट साइन द बैलेंस शीट। मिस्टर परिमल ने ऑडिट भी कंप्लीट नहीं करा और बैलेंस शीट भी साइन नहीं करी। व्हाट विल हैपन टू हिज रेम्युनरेशन? तो उसको रेम्युनरेशन मिलेगा अगर उसने नहीं भी कंप्लीट करा, लेकिन वो रीजनेबल फीस ले सकता है, जितनी उसकी बनती है, जितनी उसकी बनती है रीजनेबल ले सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। फिर इसके बाद फिफ्थ का आंसर और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मेरे हिसाब से आंसर ये होने चाहिए। एक दो आंसर एमसीक्यूज का इंस्टीट्यूट का अपने हिसाब से अलग हो सकता है।
फिर नीचे वाले तो सारे आंसर लीगल थे, बुक के अकॉर्डिंग थे। द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ अ कंपनी शैल हैव अ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। ऑपरेशन के केस में कौन कौन मेंबर अप्लाई कर सकता है? पहला, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कम से कम 100 मेंबर्स अप्लाई करेंगे, ये पॉइंट ओके है। दूसरा, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर, या तो 100 मेंबर होता है या नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस होता है। तो ये वाला पॉइंट भी ओके है, सेकंड भी ओके है। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉट लेस देन 1/5 नंबर ऑफ मेंबर, ये भी ओके है। तो इसका फोर्थ, इसका आंसर होगा 4, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी हो सकता है। बच्चे ने आंसर तो कुछ और लिख रखा है, लेकिन इसका आंसर होगा 4, एनी ऑफ द अबव। तो एनी ऑफ द अबव डी इसका आंसर हो गया, डी, ओनली 4। तो ओनली 4 करोगे तो उसमें, क्योंकि 4 के अंदर एनी ऑफ द अबव है तो सारों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया डी, फिफ्थ का आंसर है डी। नेक्स्ट, एम्बिशन इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन यूएसए एंड डूइंग बिजनेस इन यूएसए। कंपनी है यूएसए में बनी है, यूएसए में बिजनेस कर रही है, क्या वो फॉरेन कंपनी होगी? आंसर इज नो। फॉरेन कंपनी हम उसको मानते हैं जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ही नहीं, बिजनेस इंडिया में कर ही नहीं रही, तो ये फॉरेन कंपनी तो नहीं है। तो इट इज अ फॉरेन कंपनी, नो। इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, यस, फॉरेन कंपनी नहीं है। इट विल बी अ फॉरेन कंपनी वाज दे स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया, ये भी ओके है कि अगर फ्यूचर में बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करेगी तो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। तो इसका आंसर भी होगा डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो सिक्स्थ का आंसर भी डी हो गया। अब आता है सेवंथ। अब ये ना तुम्हारे एमसीक्यू बैंक में क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे ना एक आध एमसीक्यू अलग था। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि इसने पूछा आपसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ऊपर स्टार्ट भी हो रहा है, वेयर द एक्सटेंशन टाइम इज रिक्वेस्टेड। एक्सटेंशन करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए? सुन लो मेरी बात। नॉर्मली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस 180 डेज में कंप्लीट होता है। अगर आपने एक्सटेंशन मांगे तो पहली एक्सटेंशन 90 दिन की होती है, 270 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। उसमें भी कंप्लीट नहीं होता तो टोटल 330 डेज में कंप्लीट होता है, जो कि तुम्हारे स्टडी मैट में 360 डेज लिखा हुआ था, वो गलत था। अब यहां पे एक्सटेंशन टाइम रिक्वेस्ट करा हुआ लिखा हुआ है, तो कायदे से इसका आंसर 270 डेज होना चाहिए। आंसर होना चाहिए इसका ए, 270 डेज। और इंस्टीट्यूट ने एक बार एक बिट क्वेश्चन के अंदर ये डाला हुआ था एमसीक्यू बैंक में, और वहां पे इसका आंसर 180 डेज दिया हुआ था, जो कि गलत था। एक्सटेंशन के बाद 270 डेज होना चाहिए। तो अब मैं इसमें दिक्कत यह कि अब इंस्टीट्यूट क्या देगा? नॉर्मली सीआईआर पे 180 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग देखे तो 180 डेज है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है क्लियर कट वेयर एक्सटेंशन टाइम इज रिक्वेस्टेड। एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर 90 दिन की एक्सटेंशन होती है पहली, तो उसके अंदर तो अगर 330 भी होता है यहां पे तो 330 और बेटर होता, लेकिन 330 नहीं है तो 270 डेज इज बेटर। इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि पहली एक्सटेंशन 90 दिन की होती है। तो 270 डेज वुड बी द आंसर, ए। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग इंडिया में कौन देता है? तो सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं, तो इसका आंसर होगा 3। तो डी, इसका आंसर हो गया डी। डी का के अंदर लिखा है 3 ओनली, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती है, इसका आंसर हो गया डी। बच्चे ने ठीक करा है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अमाउंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि आज का भी भला हो, आने वाली पीढ़ी का भी बड़ा हो। तो कौन सी चीज इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आती, वो पूछ रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सोलर एनर्जी से आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग फॉर फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पैडी कल्टीवेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आती। तो 9th का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मिस्टर ज्योति रंजन ट्रेडिंग इन रेफ्रिजरेटर परचेज सम रेफ्रिजरेटर बट हैज नॉट पेड द अमाउंट। देखो लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी को पकड़ लेना। एक ज्योति रंजन बंदा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन, सॉरी कॉम्पिटिशन एक्ट का क्वेश्चन है। उसने एक रेफ्रिजरेटर परचेज करा है, लेकिन उसने अभी पेमेंट नहीं करी, और उसने वो पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया, उसने कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है। तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि वो कंज्यूमर माना जाएगा एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट या नहीं। सुन लो मेरी बात। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो कंज्यूमर पर्सनल पर्पस के लिए लेता है वही कंज्यूमर होता है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए लेता है वो कंज्यूमर नहीं होता। लेकिन कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप कमर्शियल पर्पस के लिए लो या पर्सनल पर्पस के लिए लो, आप दोनों में ही कंज्यूमर माने जाते हो। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? जब मैं कंपटीशन एक्ट खोलू ना, तो कंपटीशन एक्ट में जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है, अगर आप वहां पे पढ़ो तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ था, कंज्यूमर की डेफिनेशन, ये। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो मैंने एक नोट डाला हुआ है कि कंपटीशन एक्ट में अगर कोई बंदा कोई गुड्स कमर्शियल पर्पस के लिए भी लेता है वो कंज्यूमर माना जाएगा, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कमर्शियल पर्पस वाला कंज्यूमर नहीं होता। लेकिन ऊपर एक चीज लिखी थी, कोई भी बंदा जो गुड्स बाय कर रहा है जिसकी उसने कंसीडरेशन या तो पे कर दी है या वादा करा है कि पे कर देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही कंज्यूमर होगा। अब यहां पे इस क्वेश्चन में वो क्लियर कट कह रहा है आपको
इस क्वेश्चन में क्लियर कट कह रहा है कि उसने पेमेंट पे नहीं करी है और वादे वाली कोई बात हुई नहीं है। अब इसमें आगे उससे कंफ्यूज करने के लिए बोला ये पर्सनल यूज के लिए नहीं था। पर्सनल हो या ना हो, कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो फर्क ही नहीं पड़ता। आपसे कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा है तो कंपटीशन एक्ट में पर्सनल यूज हो या कमर्शियल यूज हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने कंसिडरेशन पे नहीं करी तो वो कंज्यूमर है ही नहीं। तो एज पर कंपटीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो पहले रेफरेंस उसको छोड़ दो। एज पर कंपटीशन ही इज अ कंज्यूमर बिकॉज द परचेजर कमर्शियल पर्पस इज आल्सो कंसीडर्ड। बच्ची ने बी लिख दिया, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। Since he has not paid the amount, he can't be considered as consumer. After payment only claim arises. इसका आंसर सी होगा। बच्ची का पॉइंट, जिस बच्ची की ये शीट है उसके अकॉर्डिंग उसने बेचारी को उतना पॉइंट तो याद था कि हाँ भाई कमर्शियल पर्पस वाला कंज्यूमर कवर होता है, लेकिन साथ में वो पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया कि कंसीडरेशन शब्द भी लिखा होना जरूरी है कि या तो पे कर दिया हो या पे करने का प्रॉमिस हो। और यहां पे कंसीडरेशन पे करी नहीं है और पे करने की कोई प्रॉमिस वाली बात की नहीं है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए क्योंकि उसने अमाउंट पे नहीं करा तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। नेक्स्ट, डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? सर डिबेंचर ट्रस्टी कोई मर्चेंट बैंकर भी हो सकता है, डिबेंचर ट्रस्टी कोई बैंक भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है। तो इसमें जिसमें एनी एंटिटी रजिस्टर्ड विद सेबी, इनमें से कोई भी एंटिटी सेबी में रजिस्टर्ड होगी, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। डी कोई भी हो सकता है इनमें से डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है जी, कहां गया भैया, कहां गया कहां गया कहां गया, एक और रह गया ना आपका। हाँ, एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज अप टू कितना, $750 मिलियन तक ऑटोमेटिक रूट में ईसीबी बाय की जा सकती है फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, $750 मिलियन। सही लिखा बच्चे ने। नेक्स्ट, इरडा को कितने टाइम में रिपोर्टिंग करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को? 9 मंथ्स में, तो इसका आंसर होगा ए। ये भी बच्चे ने ठीक लिखा है जिसका भी है। नेक्स्ट, इन द कोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर कोई एमएसएमई नेक्स्ट कैटेगरी में आए थे, माइक्रो से स्मॉल में आ जाती है या स्मॉल से मीडियम में, मीडियम से बाहर भी हो जाती है, स्टिल उसको 3 साल तक नॉन टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक लिखा बच्चे ने। और नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग में हर शेड्यूल ऑफेंस प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, प्रीडिकेट ऑफेंस, डी होगा इसका आंसर, डी। प्रीडिकेट ऑफेंस का मतलब होता है सीरियस ऑफेंस। जो ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग में शेड्यूल के अंदर आ गया वो सीरियस ऑफेंस होता है, तो उसे प्रीडिकेट ऑफेंस बोलते हैं। इसका आंसर डी होना चाहिए था 15th का। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हारे सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। मेरे हिसाब से सारे आंसर ये होने चाहिए, बाकी सजेस्टेड आंसर आएंगे तो पता लगेगा। 1-2 आंसर हो सकता है हमारे सजेस्टेड आंसर से मिसमैच कर जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उन्होंने जनरल डाल दिए। अदरवाइज जो लीगल आंसर थे वो तो सारे हमने बुक्स के अकॉर्डिंग बता ही दिए। ठीक है जी, बाकी मेन पेपर में अगर टाइम लगेगा तो मैं आगे वाला पेपर भी डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट बनाकर। इसमें सारे एमसीक्यूज के आंसर डिस्कस कर दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओवरऑल पेपर मुश्किल नहीं था, मॉडरेट था, जिसने ढंग से पढ़ाई कर रखी है उससे हो गया होगा। अगले पेपर की तैयारी करो, ये जैसा भी गया टेंशन नहीं लेनी। ऑल द बेस्ट। अगले सारे पेपर अटेम्प्ट जरूर करके आना। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा, बाय।